हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीडीपी की क्लास है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। लास्ट तक देखना, अपना स्कोर जरूर बताना। इतनी इस चीज़ की मैं गारंटी बोल सकती हूँ कि अगर आप अभी से लेकर लास्ट तक मेरे साथ रहेंगे, हर दिन अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो यकीन मानो आपका प्रीवियस ईयर पेपर के ही बदौलत आप सीटेट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, महंगे महंगे कोर्स बाय करने का मतलब नहीं है, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और मैंने 2 टाइम सीटेट का एग्जाम क्लियर किया है, उस एक्सपीरियंस पे मैं आपको बता रही हूँ। अगर कोई एग्जाम कोई क्लियर कर लेता है, वो भी 2 बार, तो उसे कुछ ना कुछ तो पता है। तो मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बता रही हूँ, पूरा वीडियो अंत तक देखिए और प्लीज हर दिन देखिए। ये नहीं कि आज आपने एक क्लास देख ली, कल आपने नहीं देखा, फिर 2 दिन बाद आप देखते हो, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। फिर लास्ट में आप मैराथन देखोगे 4 घंटे का, कोई मतलब नहीं है। हर दिन 20 मिनट निकालिए। जैसा कि आपको पता है कि सुबह 10 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, 2 बजे आपकी सीडीपी की क्लास होती है और 4 बजे आपकी ईवीएस की क्लास होती है। एक दिन में आपको 3 क्लास मिल रहे हैं, वो भी फ्री में। और जो अभी आपका एग्जाम हुआ है ना, जो जनवरी में 2023 में, वही वाला पूरा क्वेश्चन है, कोई अपने मन से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको कंटेंट मिलता रहेगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चंस को करते हैं हम बहुत अच्छे से, और ऊपर से हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। आप क्वेश्चन में देख सकते होंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको देख रहा है। आप बताओ, हाशिए पर स्थित का मतलब क्या होता है? जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो होते हैं, उनके साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो कि हाशिए पर स्थित है, उनकी कंडीशंस आपके कंपेयर में जो है अलग होता है। जैसे कि मान लो हम लोग बोलते हैं ना कि कोई अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाता है, किस लिए जाता है? जॉब करने के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जैसे कि अलग अलग स्टेट के बच्चे अगर दूसरे जगह जाते हैं, तो उनके साथ बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। स्कूल में भी किया जाता है, कॉलेज में किया जाता है, इवन पब्लिक प्लेसेस पे भी किए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण करना चाहिए। तो आपको हमेशा ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करना है। उन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी उनका काफी आपको उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कि उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। ठीक है, यहां पर लिखा है कि अर्थहीन मानना चाहिए, ये तो एकदम गलत है कि आप उनको अवॉइड कर दो। नकार देना चाहिए, ये एकदम गलत है। और यहां पर लिख रहा है कि आप उनको कमतर समझो, मतलब दूसरे बच्चों से आप उनको कम समझो, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, चलिए, और प्लीज आप सब आंसर भी जरूर करें। और यहां पर चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, साथ में इंग्लिश का भी यूज कर रही हूं। स्वलीनता, स्वलीनता का मतलब क्या होता है? ऑटिज्म होता है। ऑटिज्म का मतलब पहले समझो। देखो, स्वलीनता बच्चे उनको कहते हैं ना, जो केवल अपने में खोए रहते हैं। उन्हें दूसरों से बात करने में, संप्रेषण करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बाहर के लोगों को, इवन परिवार में भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, खुद में ही खोए रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं स्वलीनता, जो कि दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बस इतना मतलब समझो। तो स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र हैं कि घर वालों से भी, बाहर वालों से भी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फिर भी उन्हें समानता का सामर्थ्य होता है, फिर भी वो कुछ चीजें अच्छी कर पाते हैं। कौन सी चीजें? बारीक जानकारी पर ध्यान देने में, प्रभावशाली संप्रेषण तो कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो दूसरों से बात कर ही नहीं पाते हैं। संज्ञानात्मक नम्यता, ठीक है, सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने में, ये भी चीज नहीं। किसमें वो सामर्थ्य होते हैं? तो वो होते हैं बारीक जानकारी पर ध्यान देने में। ठीक है, देखिए, ऑटिज्म का मतलब ये होता है ना कि आप मान लीजिए उनको बस मतलब छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे कि घर की चाबी कहाँ है, मैंने रूम का ताला बंद करके रखा था, वो कहाँ है, ये जो छोटी छोटी बारीक जानकारियां होती है ना, वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, बाकी बात करने में किसी से, उसमें वो एकदम जीरो होते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको मैं दिखा देती हूं। अटेंशन, यहां पर देखो, जो ऑटिज्म वाले हैं वो अटेंशन टू माइनर डिटेल पे कर पाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता नहीं है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि अगर होती तो वो बात कर पाते। और एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग, एकदम एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाते हैं। एक चीज अच्छा कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर 1, कि बारीक जानकारियों पर ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, चलिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ फिर भी। चलिए, अब ये क्वेश्चन ये देख लेते हैं।
देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दिख रहा होगा। डिसलेक्सिया का सिंपल सा एक मतलब होता है आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बस आपकी लर्निंग में आपको डिफिकल्टी आ रही है ना, वही होता है हमारा डिसलेक्सिया, पठन वैकल्य। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा हो गया, स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी। कोई भी चीज पढ़ाई करने में ना आपको बहुत दिक्कत आएगी। सेंसरी इंपेयरमेंट होता नहीं है। ऑटिज्म का तो मैंने आपको अभी बताया, ऑटिज्म वाले बच्चे अपने में लीन होते हैं, स्वलीन होते हैं। हियरिंग डिसेबिलिटी का मतलब ही नहीं है इससे, डिसलेक्सिया से, ठीक है। तो पठन वैकल्य या फिर डिसलेक्सिया का मतलब होता है आपको पढ़ाई में दिक्कत आएगी, विशिष्ट अधिगम कठिनाई में पढ़ने में दिक्कत आएगी। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए सभी लोग लाइक करते जाएं, आप लोग जैसे जैसे आते जाएं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दिख रहा होगा, इसमें लिखा है कि दृष्टि बाधिता मतलब जिसको देखने में दिक्कत आ रही है, ऐसे विद्यार्थियों के समावेशन में, उनको क्लास में पढ़ाने में कौन सा कारक जो है ना वो बाधा बन सकता है। जो दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं ना, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको रोकेगी, वो पढ़ाई करने में उनको दिक्कत आएगी। देखिए टैक्टाइल पिक्चर्स का मतलब होता है कि कोई चीज छू कर, तो देखने वाले बच्चों के लिए तो काफी अच्छा है कि उनको छूकर सारी चीजें समझ में आ जाएगा। हैंड रिटन नोट्स, आपने कोई चीज अपने हाथ से लिख दी है, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा जब उसको देखने में दिक्कत आ रही है? तो यही तो सबसे बड़ा बाधा है। ऑडियो, ये तो एकदम अच्छा है, उसको देखने में दिक्कत आ रही है वो सुन लेगा। और ब्रेल बुक तो बना ही है इन्हीं के लिए, जो छह बिंदुओं पे बना है, ब्रेल नहीं बनाया था कि आप इसको छूकर पढ़ सको, तो ये तो अच्छी चीज है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना हैंड रिटन नोट्स, बच्चा वो नहीं पढ़ पाएगा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या पढ़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2, हस्तलिखित नोट्स। बाकी स्पर्श करके, सुन के, उभारशील होता है ना, उभरा हुआ होता है ब्रेल पे, 6 बिंदुओं का जो बना होता है, उसको उससे तो बच्चा पढ़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब ये है सीटेट का फेमस क्वेश्चन और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, देखिए आपने बहुत सुना होगा एडीएचडी। एडीएचडी क्या होता है, आखिर में इसका फुल फॉर्म भी तो आपको पता होना चाहिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। रट लो, याद कर लो, पूछता है फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। इसकी बात मैं आपको बताती हूँ, इसके लक्षण अभी आप तुरंत समझ जाएंगे। जिसको भी अटेंशन नाम में भी छुपा है, नाम में ही छुपा है अटेंशन, अटेंशन के बाद डेफिसिट लगा दिया, इसका मतलब आप जो है किसी भी काम पर जो है ज्यादा देर तक पढ़ के फोकस नहीं कर पाएंगे। आप मान लो कोई काम करने बैठे हो, पढ़ने बैठे हो ना, आप 5 मिनट से ज्यादा, आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही कम रहता है ऐसे बच्चों का, वो ज्यादा देर तक कोई भी चीज नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ, मतलब वो बैठ के पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। उसको बोलते हैं एडीएचडी। सिंपल सी बात है कि आप ध्यान नहीं लगा सकते हो ज्यादा देर तक। ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि हमको टुकड़ों में, छोटी छोटी चीजों में पहले उनको काम दो। आप एक ही बार आप बोलो कि तुम 1 घंटा बैठ जाओ पढ़ने के लिए, नहीं कर पाएगा बच्चा। आप उसको स्लॉट में बांटिए, छोटे छोटे टुकड़ों में, कि आप पहले 5 मिनट उसको बोलो बैठिए, फिर आप धीरे से बढ़ाइए 10 मिनट, ऐसे करना चाहिए। तब जाके उनका ध्यान वाला जो पावर है वो स्ट्रांग होगा, कंसंट्रेशन पावर। समझ गए? अब आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे। क्या लिखा है कि एडीएचडी से जूझने वाले विद्यार्थी कौन से गुण को अक्सर दर्शाते हैं, किस गुण को? देखिए इसमें इसका सही आंसर अगर आपको मैं बताना चाहूं तो ये गुण की बात कर रहा है। ये तो सारी इनकी खामियां, मान लो हाई कंसंट्रेशन तो इनके में होता ही नहीं है, ये ज्यादा देर तक कोई भी चीज पढ़ ही नहीं सकते हैं। इंपल्सिबिलिटी भी नहीं होती है, मतलब आवेगशीलता, ठीक है। एबिलिटी टू बी स्टिल फॉर लॉन्ग आवर्स, अभी तो मैंने आपको बताया कि एडीएचडी वाले बच्चे ज्यादा देर तक, ज्यादा घंटे तक नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है ना। ये कौन से गुण को अक्सर दर्शाते हैं? तो वो है ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस। देखिए ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस का कि मतलब वो छोटी छोटी चीजों को ना बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं। वो हमारे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो अपने रूम में बुक्स होंगे, उनको बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से रख देंगे, ठीक है। रूम को भी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे। तो ये इस गुण को अक्सर दर्शाते हैं, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन तो होता ही नहीं है, ये तो उल्टा लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। चलिए अब एजर्शन रीजन हर एक शिफ्ट में पूछा है, करने का तरीका मैं आपको जैसा कि हमेशा ही बताती हूं। देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना कि आप अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना सॉल्व करते समय, क्योंकि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो आंसर आसानी से निकलेगा। कैसे, देखते हैं। लिखा है कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। एकदम सही लिखा है, हमको तो हमेशा सक्रिय रूप में बच्चों को ज्ञान देना चाहिए और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एकदम सही लिखा है। अब ये रीजन लिखा है, इसी के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है कि अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है। ये ना निष्क्रिय
के वजह से इसने पैसिव बना दिया बच्चों को। बच्चे तो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, रीजन गलत दिया है। तो अभिकथन आपका सही है, तर्क आपका गलत है। तो हमारा हो जाता है तीसरा। अच्छा, ये ना टैग वर्ड्स हैं, मैं आपको बहुत जल्द अपने चैनल्स पे टैग वर्ड वाली वीडियो बना दूंगी। पिछली बार बहुत से बच्चों को फायदा हुआ था। इससे क्या होता है ना कि आपको बस मान लो, समझ लो, एक ट्रिक है, आपको टैग वर्ड्स पता है, आप तुरंत आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो तीसरा सही है। तो इस बात पे एक लाइक तो होनी चाहिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। आप टीचर बन गए हो, आप ऐसा क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे कि आपका जो लर्निंग है बच्चों के लिए वो बहुत ही इफेक्टिव हो, बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए कि उनको समझ में आए। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, बच्चों की समझ को बढ़ाना, ना कि रटाना। तो क्या लिखा है देखते हैं। बहुत अमूर्त और जटिल हो, क्या आप ऐसा करेंगे कि बच्चों को बहुत ही टफ काम दे दो, बहुत जटिल काम दे दो। अमूर्त हो मतलब जो बच्चों को दिखाई भी नहीं दे रहा है, आप वो पढ़ा रहे हैं, तो ये तो सही तरीका नहीं है। दूसरा लिखा है कि असंबंधित खंडों में प्रस्तुति, मतलब कि 3-4 टॉपिक हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। आपने उनको पार्ट में, खंड में, मतलब इनऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। क्या बच्चा समझ पाएगा? आप बताइए। मैं आपको कोई चीज पढ़ाऊं, उसका आगे पीछे कुछ हो ही ना, आपस में संबंधी ना हो, तो आप समझ पाएंगे? तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। उसके बाद से है कि विद्यार्थियों के सामाजिक, ये जो है ना, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, ये पॉजिटिव होता है, हमेशा सही होता है। क्योंकि बच्चा जिस समाज से है, जिस कल्चर से है, जिस बैकग्राउंड से है, आप उसको संबंध करके, रिलेट करके पढ़ाइए तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। क्योंकि बच्चा समझेगा कि यस, ये हमारे ही कल्चर, हमारे ही समाज से जो है बातें हो रही हैं, तो वो समझेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बाकी लिखा है कि एकदम से आसान बना दो, एकदम से सरल, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप एकदम आसान, एकदम सरल बता रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। देखिए, मैं काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूं क्योंकि सीडीपी करने का यही तरीका होता है। ओके, चलिए अब यहां पर देखते हैं। पहले हाँ, देखिए लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। एक ट्रिक बता रही हूं, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। कहीं पर भी किसी भी चीज में, आप हिंदी भी देख सकते हैं। देखिए हिंदी, अगर आपको कहीं पर भी अगर ये मिल जा रहा है ना कि अपनी खुद की सोच, हमारी खुद की सोच पर जो हम चिंतन करते हैं वो क्या कहलाता है, तो याद रखना वो कहलाता है मेटाकॉग्निशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं परासंज्ञान। ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कहीं पर भी मेटाकॉग्निशन पूछ रहा है ना कि मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या होता है, तो अपनी खुद की सोच पर आप चिंतन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ तुमने अभी तक कितने प्रीवियस ईयर पेपर किए, और तुमने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर किया उसमें तुम्हारे मार्क्स कितने बने, और जो भी मार्क्स आए हैं उसमें हाईएस्ट स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट कौन सा है, तो तुम क्या करोगे? एनालिसिस करोगे अपनी खुद की। आप अपने खुद के कामों पे एनालिसिस कर रहे हो, अपनी खुद की सोच पे चिंतन कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन कहीं पर भी आपने अपने खुद की सोच पे खुद को एनालिसिस किया, चाहे मैटर कोई भी हो, वो हमेशा होता है मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान। दैट्स इट। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको आगे केवीएस D++ में भी क्वेश्चंस मिला है ये। ठीक है, तो बस हो गया हमारा एक, बस समझाया है मैंने आपको, जिसको अभिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान भी बोलते हैं। अपनी खुद की सोच, मेटाकॉग्निशन, अभिसंज्ञान, परासंज्ञान, इतने अच्छे से समझा रही हूं। प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये सब सीटेट ने अभी पूछा है फिलहाल, जो कि आप लोगों को बहुत टफ लग रहा था। देखिए अब इसमें क्या लिखा है ना, इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लिखा है। नहीं पे जरूर ध्यान देना, सीटेट वाला नहीं पूछता है और लोग हाँ वाला लेके चले आते हैं करके, फिर बोलते हैं कि मेरे नंबर क्यों कम हो गए। पेपर टफ नहीं बनाता है सीटेट, बस सीटेट क्वेश्चंस के साथ खेलता है, जो कि आप समझ नहीं पाते हैं बिकॉज लैक ऑफ योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। देखो, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। देखो, सामाजिक संरचनावादी उपागम, यहां पर एक बार इंग्लिश भी दिखा देती हूं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। तो आप अधिगम को निर्माण कर रहे हो, मतलब बना रहे हो, सिखा रहे हो, तो कौन सा इफेक्टिव तरीका नहीं है इन चारों में से? दैट्स इट, इतना ही पूछा है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्टिव जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है, और पैसिव अगर जो होता है ना वो हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है। तो कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो नहीं वाले पे ध्यान देना। आप देखो, पहले एक बार इंग्लिश का बता देती हूँ। हाँ देखिए,
देखिए इसमें से पूछा ना कि कौन सा तरीका जो है वो नहीं है, तो सेल्फ इनिशिएटेड इंक्वायरी तो है ही कि बच्चा खुद के बारे में सोच पाए, ये तो है ना, हमसे तो नहीं वाला पूछा है। एक्टिव एंगेजमेंट, अभी मैंने आपको बताया एक्टिव तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये भी है बच्चा जो है किसी भी डिस्कशन में सक्रिय रूप से शामिल हो जाए। डिस्कवरी लर्निंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, आज हम डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चा खुद से खोज पाए। बट पैसिव इमिटेशन, जहां पर भी बच्चा पैसिव हो गया ना, निष्क्रिय हो गया, वो नहीं कुछ सीख सकता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा इफेक्टिव वे पूछा था ना, कौन सा प्रभावशाली तरीका नहीं है, ये हमसे पूछा है, इस पे आपको फोकस करना है। तो कौन सा प्रभावशाली तरीका नहीं है, तो वो है पैसिव इमिटेशन। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो क्या पूछा था कि कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है, ये तो प्रभावशाली है, बच्चा खुद से करेगा, ये भी बहुत प्रभावशाली, सक्रिय है। खोजी अधिगम भी प्रभावशाली है। निष्क्रिय अनुसरण प्रभावशाली नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। चलिए, अब ये हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर देखिए इसमें क्या लिखा है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए आपको निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। देखिए एक चीज समझा रही हूं, हमेशा याद रखना, एक होता है हमारा कन्वर्जेंट, एक होता है हमारा डाइवर्जेंट। अगर आप मेरे से पूछोगे कि दोनों में से समस्या समाधान या किसी भी चीज के लिए बेस्ट क्या है, तो वो होता है हमेशा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि बच्चा जो है ना एक प्रॉब्लम के कई तरीके सोच सकता है, 4, 5, 10। बट कन्वर्जेंट क्या होता है ना, बच्चे को जो है सेंट्रलाइज्ड कर देता है, बच्चा ज्यादा नहीं सोच पाएगा। तो क्या फायदा जब बच्चा, क्योंकि आप देखो क्लास में आप प्रॉब्लम्स पूछते हो, हर बच्चा जो है कितने सारे आंसर तो देता है, कितना अच्छा तरीका है, तो वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपको बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग पे फोकस करना है। तो कौन सा महत्वपूर्ण है, हमको किस पे बढ़ावा देना चाहिए, तो वो है अपसारी चिंतन, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, चलिए 25 भी हो गया आपका। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे भी मैं, आप इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखना। अब ये देखिए इसमें लिखा है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। अल्टरनेटिव जो कंसेप्शंस होते हैं ना, हेल्ड बाय स्टूडेंट्स शुड बी बाय द टीचर बिकॉज दे आर, तो आपको किस तरह से निपटना चाहिए ये पूछ रहा है। क्योंकि आपको पता है बच्चे में बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, लिखा है कि, 1 मिनट थोड़ा सा इसको करूँ नहीं तो आपको दिखेगा नहीं ढंग से। हाँ देखिए, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हेल्ड बाय स्टूडेंट्स शुड बी बाय द टीचर बिकॉज दे आर। कौन सा तरीका होना चाहिए, तो एक बार हम, आप इंग्लिश देख लिए, चलिए अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। सिंपल सी चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव पे फोकस करना, तुरंत आंसर आएगा। यहां पर क्या पूछा है, ग्रहित वैकल्पिक जो अवधारणाएं आती हैं, अल्टरनेटिव जो कॉन्सेप्ट आते हैं, आप एक टीचर हो, आप कैसे उस चीज से निपटोगे, क्या आप उनको अनदेखा करोगे, आप बताओ। ये तो बहुत गलत होता है कि आप बच्चे के किसी भी काम को अनदेखा कर रहे हो, एकदम गलत। उन्हें ठीक तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। बच्चे के दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, आपको हमेशा उसको समझना है, क्योंकि वो जो है आपके लर्निंग, बच्चों की सिखाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा एकदम सही है। तीसरा लिखा है कि कठोरता से, कठोरता तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमको बच्चों के साथ प्यार से पेश आना है, ना कि कठोरता से। उन्हें बढ़ावा दो, क्योंकि विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए बिल्कुल भी नहीं, कि कोई बच्चा गलत भी तो सोच सकता है ना, तो आप उसको बढ़ावा मत दीजिए, आप उसकी बातों को समझिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता रही हूं, आपको तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आपने देख लिया, तो इसमें क्या लिखा है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूं। आप एक स्टूडेंट हो, आप निम्न इन चारों में से आप क्या महसूस करोगे यदि आप ये विश्वास करने लगोगे कि आपका जो प्रयास है उसका कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीटेट का एग्जाम है, आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हो और आपको ये लगने लगे कि मेरे पढ़ाई का तो मेरा रिजल्ट पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, तो आप तो बिल्कुल भी हेल्पलेस हो जाओगे, असहाय महसूस करने लगोगे। ठीक है ना, तो यही तो परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसी सोच आ गई तो आप जो है हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं, अधिगम, अशक्तता, असाध्यता महसूस करने लगते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा तो बिल्कुल भी नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा तो हमको मोटिवेट करता है, क्योंकि हमारे अंदर से आता है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं सीटेट का एग्जाम पास कर सकता हूँ, ये तो पॉजिटिव है। गौरव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रिलैक्स आप एकदम है, ये तो एकदम उल्टा हो गया।
तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। जैसे कि आप देखो, अगर आपने ये मन बना लिया ना कि आपके रिजल्ट पे, आपके प्रयास का, आपके एफर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप हेल्पलेसनेस हो जाएंगे। लर्नड इंट्रिंसिक प्राइड रिलीफ पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। प्लीज जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी देखो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की मैंने बात की थी और उसी से रिलेटेड नीचे ही क्वेश्चन आ गया। देखो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसके लिए आपको किसी लालच की जरूरत नहीं है कि तुम क्लास में टॉप कर जाओ, तुमको स्कूटी दिलाऊंगा या फिर चॉकलेट, जो भी चीजें हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ना आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं, आप खुद के लिए काम करोगे। और एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य अभिप्रेरणा में आपको बाहरी जो है मोटिवेशन चाहिए। जैसे कि आप मोटिवेट होने के लिए क्या करते हो, वीडियो देखते हो मोटिवेशनल स्पीकर्स के, ओके, तो वो आपका बाह्य वाला है। ये तो इंट्रिंसिक आपके खुद के अंदर से आ रहा है। तो कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, किसी गिफ्ट, किसी पैसे के लालच में नहीं, आप नॉलेज के लिए किसी चर्चा में भाग ले रहे हो, ये होता है इंट्रिंसिक। नगद इनाम जीतने के लिए, अभी मैंने बताया पैसा के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो आपका बाह्य हो गया। सहपाठियों को, आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हो, टीचर को, क्लासमेट को, ये तो आपका बाह्य हो गया। दंड से बचने के लिए, ये भी आपने चर्चा में भाग लिया है, मतलब आपका मन नहीं है, आप बस किसी ना किसी उद्देश्य से आप चाहते हो। बट अगर आपका मन है, आपका कोई भी आपको लालच नहीं है, ना कोई दंड का आपको डर है, तो वो होता है हमारा आंतरिक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। देखिए, इतने डिटेल में समझा रही हूं, काफी मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक तो आप लोग कर ही दो। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। आप बताओ, आप टीचर हो, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आप कौन से लक्ष्य को बढ़ावा दोगे। आपने कभी सोचा है कि आप टीचर बन जाओगे तो कौन सी चीजें हैं, कौन से गोल्स को आप प्रमोट करोगे लर्नर्स में। चलिए देख लेते हैं। आपने इंग्लिश भी देख लिया होगा, चलिए देखिए, लिखा है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, मतलब किसी भी चीज में मास्टरी, कोई भी गोल हो। जैसे कि आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि आपको दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप कोई भी एक स्किल में मास्टरी हो जाओ, ये सही होता है। परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य, ये भी नहीं होगा। प्रदर्शन की दिशा में, ये भी नहीं है। और ना ही परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में समझाती हूँ। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें टैग वर्ड्स में आपको ढूंढना सिखा रही हूँ। देखिए, आप टीचर हो और आप कुछ प्रमोट करना चाहते हो बच्चे के गोल के बारे में, ठीक है, तो आप हमेशा बच्चों को अप्रोच करोगे कि मास्टरी गोल्स में बच्चा क्या करे, महारत हासिल करे किसी भी एक स्किल में। ये एकदम सही है। देखिए, ये जो अवॉइडेंस वर्ड है ना, ये अपने आप में नेगेटिव होता है। कहीं पर भी आपको अवॉइडेंस मिल गया, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी का भी देख लो, परिहार उन्मुखी। परिहार उन्मुखी वर्ड जो है ना, गलत है, ठीक है ना, परिहार उन्मुखी गलत है, तो तुरंत काट दो। बचेगा 2। तो आपको मास्टरी गोल कराना है कि परफॉर्मेंस गोल? बिल्कुल भी नहीं, परफॉर्मेंस गोल हमको नहीं बच्चों को कराना है। बच्चों को क्या कराना है, प्रदर्शन के लिए थोड़ी ना कि बच्चा प्रदर्शन करने के लिए लक्ष्य हासिल करे, हमको बच्चे के एक स्किल में उसको मास्टरी गोल्स कराना है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये नया नया क्वेश्चन आया था, वर्ड जो कि लोगों को बहुत कंफ्यूज किया है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल शुड नॉट बी प्रमोटेड अमंग स्टूडेंट्स। इन चारों में से ऐसा कौन सा स्किल है जो आप कभी भी बच्चों में नहीं देखना चाहेंगे, अगर आप सच में एक अच्छे टीचर हैं तो। देखिए क्या है, मेटाकॉग्निशन तो बिल्कुल करोगे। आप तो चाहोगे ना कि बच्चा खुद के बारे में सोच पाए, अपने कामों के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में। रिफ्लेक्शन तो एकदम सही है, बच्चा कम से कम चिंतन खुद से कर पाए। हम तभी तो बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चे की थॉट प्रोसेस डेवलप हो सके। क्रिएटिविटी तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये तो कभी होगा ही नहीं। डोसिलिटी, अब डोसिलिटी का लोगों का हिंदी मतलब नहीं समझ में आएगा। देखिए, डोसिलिटी अगर आप यहाँ हिंदी में भी ढूंढने जाएंगे ना, अधीनता उन्मुखी, तो भी आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा। मैं आपको इसका असली मतलब समझाती हूँ। देखिए, डोसिलिटी का मतलब है ना, मैं आपको बताती हूँ। आप एक टीचर हो तो आप कभी भी बच्चों में ये चीज नहीं आने दोगे कि कोई भी तुमसे कोई भी चीज बोल रहा है, कोई निर्देश दे रहा है, तो तुम उसको बहुत ही आसानी से मान जाओ। जैसा हम डॉग के साथ करते हैं ना, डॉग को बोलते हैं कि सिट, वो तुरंत बैठ जाता है। फिर उसको बोलते हैं स्टैंड, वो तुरंत खड़ा हो जाता है। रन, वो तुरंत दौड़ने लगता है। तो ये तो आप एक तरह से रोबोट बना रहे हो, मतलब कि तुम ये दिखा रहे हो, गुलामी सिखा रहे हो ना। अगर कोई सामने वाला तुम्हें निर्देश दे रहा है कि ये काम करो, तो आपको बच्चों के अंदर ये डेवलप नहीं करना है डोसिलिटी कि तुम उसको मान लो। आपको ये कहना है कि पहले उस बात को समझो कि वो बात तुम्हें क्यों मानना है और क्यों नहीं मानना है, और नहीं मानना है तो उसको अपना तर्क दो। ये होता है। और डोसिलिटी का मतलब कि कोई भी तुम्हें कोई निर्देश दे दिया,
कुछ भी बता दिया, कुछ भी समझा दिया, तुम उसको मान लो, तुम अपना दिमाग ना लगाओ। इसलिए ये होगा ऑप्शन नंबर, ये हम कभी नहीं करना चाहेंगे अपने बच्चों के अंदर। तो ये हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जिसे बोलते हैं डॉसिलिटी, विनम्रता। इतना भी विनम्र नहीं बनना चाहिए कि कोई सामने वाला तुम्हारा फायदा उठा ले, समझ गए। अधिनिंदा उन्मुखी, इसी बात पे एक लाइक जरूर कीजिए और तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलो, शाम को आपको पता है 4 बजे ईवीएस की क्लास है, प्लीज ईवीएस की क्लास देखो, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाती हूँ, एक एक चीज आपको समझाती हूँ। सुबह 10 बजे मैथ की क्लास भी जरूर देखो, अगर आप सच में सीटेट पास करना चाहते हैं, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।